नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास, जो कि आपका यूपी SSSC पैट की परीक्षा आयोजित होने वाली है। उसमें हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुगल साम्राज्य में ये टॉप 50 की श्रृंखला है, जिसमें आपको मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अब बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, जिसके तहत इसने पादशाह यानी कि पादशाही और बादशाही की भी नींव डाली थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य में बादशाह और पादशाह जैसी उपाधियां किसके द्वारा स्थापित की गईं? तो बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर को अपनी उदारता के लिए उपाधि दी गई। बाबर चूंकि बहुत ही ज़्यादा उदारता उसने दिखाई थी अपने युद्ध के उपरांत, तो उसे किस नाम से जाना गया? बाबर को उदारता दिखाने के कारण कलंदर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? कलंदर के नाम से। देखिए, ये उपाधियां आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा युद्ध में विजय उपरांत बाबर ने उपाधि धारण की। ये क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि खानवा युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की, पादशाह की, कलंदर की या बाबर की? तो किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। किसके बाद? खानवा युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, खानवा युद्ध में ही बाबर के द्वारा जिहाद के नारे का भी प्रयोग किया गया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा प्रयोग किया था? तो खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खानवा युद्ध में विजय के उपरांत क्या किया था? बाबर ने जो है चांदी के सिक्के भी बंटवाए थे। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो जो बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी, वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंद व ईरानी कला के समन्वय का प्रथम उदाहरण कौन सी इमारत है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी इमारत है जिसमें हिंदी और ईरानी दोनों कलाओं का समन्वय देखने को मिलता है? तो वह इमारत है शेर शाह का मकबरा, और यह कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। नेक्स्ट देखेंगे, 32 अंक का सिकंदरी गजवा सन की डंडी का प्रयोग भूमि माप हेतु किसके द्वारा किया गया? देखिए, भूमि की नाप करने के लिए जो एक इकाई निर्धारित की गई थी, वह की गई थी 32 अंक का सिकंदरी गज और सन की डंडी। यह किसके द्वारा प्रयोग की गई थी? तो शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो एक पद्य शैली है जिसका नाम है मुवैयान, और मुवैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता हैं बाबर। मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि आप जितना ज़्यादा बार सुनेंगे आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। देखिए, ये प्रश्न जितने आसान लग रहे हैं, ऑप्शन आने पर उतने ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मुगलों की जो है राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू थी, अरबी थी, फारसी थी, ईरानी थी? तो कौन सी थी? फारसी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक हैं। आपकी रचनाएं हैं अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके लेखक कौन हैं? अबुल फजल। नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा तुझके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, जिस प्रकार बाबर ने अपनी एक स्वयं की आत्मकथा लिखी थी और जिसका नाम रखा था तुझके बाबरी, जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया, इसी प्रकार जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम रखा तुझके जहांगीरी। और चूंकि इस आत्मकथा को पूरा करने के पहले ही जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाता है। किसे जाता है? मौतबिंद खां को। नेक्स्ट देखेंगे,
हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट देखेंगे, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां, जबकि शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें जो बाबर था वह जीत प्राप्त करता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। किसके मध्य हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसको विजय प्राप्त हुई? तो बाबर को। देखिए, इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि बाबर ने अपने जीवन में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से आपका पानीपत के साथ साथ खानवा का युद्ध आता है। और खानवा का युद्ध बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा के साथ जो है किया था खानवा का युद्ध, जिसमें भी बाबर को ही विजय प्राप्त हुई थी। और इस खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप ये तीनों क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट करके याद रख पाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। प्रश्न आपसे किया जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर के द्वारा प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब चूंकि जो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे वह इतिहास की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीनों ही युद्ध की आपको डेट याद रखनी होगी और किनके मध्य हुए हैं वो भी याद रखना होगा। तो प्रथम युद्ध के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, और किसके मध्य? तो अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी और हेमू को उसने परास्त किया था। अगला देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 नवंबर 1761 को हुआ था। यह युद्ध आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों में भी आपके मराठा शासक थे शिवाजीराव भाऊ। इनके साथ जो है अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था और अहमद शाह अब्दाली ने विजय प्राप्त की थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने इस विजय को प्राप्त करने के बाद यही कहा था कि मैंने विजय तो प्राप्त की है, लेकिन मैं जब सदाशिवराव भाऊ को युद्ध में लड़ता हुआ देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन में पहली बार किसी योद्धा से युद्ध लड़ रहा हूं और मुझे जीत कर भी हार का ही अनुभव हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध अपने आप में बहुत ही गौरवशाली रहा। तो यह तीनों ही डेट आपकी क्वेश्चंस के हिसाब से और आपके पैटर्न के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक ना एक डेट आपसे ज़रूर पूछ ली जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई। और तृतीय युद्ध आपका हुआ था 14 नवंबर 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली को विजय प्राप्त हुई थी। देखिए, अन्यथा की बातें बताने से कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आपको शायद कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, जिससे परीक्षा में अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने किसको परास्त किया, तो कम से कम आपको अगर मैंने इतनी बातें बताई हैं तो उनमें से कुछ तो आपके दिमाग में रह ही जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? अकबर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया? तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, फर्रुख सियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस निकल रहे हैं, मैं एक एक करके सभी को बता देती हूँ।
देखिए सिर्फ अभी 9 मिनट हुए हैं, 9 से 10 मिनट में आपने काफ़ी क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इतिहास में जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। जहांगीर शाह को किस नाम से जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से। अगला देखेंगे मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। इतिहास में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि मोहम्मद शाह अपने दरबार में कभी कभी स्त्रियों का रूप धारण करके उनके पोशाकों को पहन करके उपस्थित हुआ करते थे। इस कारण इन्हें किस नाम से जाना गया? रंगीला बादशाह के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला देखेंगे फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता है? घृणित कायर। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, जिंदा पीर, औरंगजेब, लंपट मूर्ख, जहांगीर शाह, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह और लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक, घृणित कायर, फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई? तो सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। देखिए जिस प्रकार हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और जो है उनकी कठिनाई का स्तर वह सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो बस इतना ही कहूँगी कि जो टाइम आप दे चुके हैं इससे बहुत ही कम टाइम में ही आप सारा जो है कवर अप कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखेंगे अब आना सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में हुई, जबकि आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चांदी का रुपया। अगला प्रश्न देखेंगे मुगल काल में नियमित खेती करने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो मुगल काल में ऐसी भूमि जिस पर नियमित खेती की जाती थी, नियमित खेती की बात की जाए तो साल में 3 फसलें की जाती थी, तो ऐसी भूमि को, उर्वरक भूमि को हम पोलज के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पोलज के नाम से। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुगल काल में नियमित खेती करने वाली भूमि को पोलज के नाम से जाना जाता था। सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेनापति थे वह औरंगजेब के शासनकाल में थे। देखिए यह क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। मुगल काल में सबसे ज़्यादा क्रूर आपका जो शासक रहा है वह औरंगजेब ही रहा है, इसीलिए इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किंतु इसके शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी शामिल रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी अकबर के शासनकाल को ही कहा जाता है। अकबर आपका बहुत ही ज़्यादा साहित्य और भाषा का प्रेमी था। उसने हिंदू धर्म के कई ग्रंथों को उर्दू में और फारसी में अनुवाद करवाया ताकि मुस्लिम लोग भी उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इन्हीं कार्यों के कारण इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला देखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में निर्मित अधिकांश इमारतें आपकी स्थापत्य कला में निर्मित की गईं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आगरा का ताजमहल है। अगला देखेंगे चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया? तो चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वह जहांगीर के शासनकाल को कहा गया। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। नेक्स्ट देखेंगे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई किसने करवाई? तो औरंगजेब ने। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस शासक ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? ये प्रश्न भी आपसे खूब पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि, कौन सा व्यक्ति किसके शासन के समकालीन रहा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन रहे हैं? शेर शाह के। नेक्स्ट देखेंगे
अकबर के शासनकाल की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो अकबर ने अपने शासन को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था चलाई थी और जिसका नाम रखा था मनसबदारी प्रथा। क्या रखा था? मनसबदारी प्रथा। अब इस मनसब का जो अर्थ होता था उसका अर्थ होता था ओहदा या पद। देखिए इसे समझ लीजिएगा कि ओहदा या पद, इस मनसबदारी प्रथा का अर्थ क्या होता था? ओहदा या पद। तो अकबर के द्वारा जो शासनकाल व्यवस्था अपनाई गई थी वह थी मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो देखिए जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी थे वो शेर शाह के समकालीन थे, जबकि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर के द्वारा किस नाम से किया गया? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अकबर ने कई हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में और उर्दू में अनुवाद करवाया था, क्योंकि वह हिंदी को नहीं समझ पाता था और उसका मानना था कि मुस्लिम धर्म के लोग भी काफ़ी चीज़ों को जाने। तो उसने फारसी में महाभारत का अनुवाद करवाया और जिसका नाम रखा था रज्जनामा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? रज्जनामा के नाम से। और किस शासक ने करवाया? तो अकबर ने। नेक्स्ट देखेंगे, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई, लेकिन कब की गई? तो 1582 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में की गई। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू कौन था? तो वह था बीरबल। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। और बीरबल का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, वह था महेश दास। और इनका संबंध कहाँ से है? तो कालपी से है। अब चूंकि बीरबल अकबर के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे, इसीलिए इन्होंने जो है बीरबल को कवि प्रिय और महापात्र, नरहरि जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस टॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस टॉमस रो किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो वह था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे। नेक्स्ट देखेंगे, ताजमहल का निर्माणकर्ता स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माणकर्ता कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और इसका जो डिजाइन करता था, वास्तुकर्ता था, वह कौन था? तो उसका नाम था उस्ताद ईसा खां। देखिए आप दोनों क्वेश्चन याद रख लेंगे। बहुत सारी चीज़ों को लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं सिर्फ उन्हें ओरली बताती हूँ जिन्हें आप सुनकर या लिखकर भी याद रख सकते हैं। तो ताजमहल का अगर निर्माणकर्ता पूछा जाएगा तो वह था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसके द्वारा ताजमहल को बनाया गया था। लेकिन अगर इसका डिजाइन करता पूछ लिया जाए तो आप करेंगे उस्ताद ईसा खां। दोनों नामों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा कराया गया, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला कि बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। और यह स्थित कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखेंगे कि इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ताजमहल की भद्दी या फूहड़ नकल के नाम से भी हम बीबी के मकबरे को जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला है ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो आज ही के आज दूर हो जाए। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया, जबकि आगरा की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जहांआरा के द्वारा करवाया गया। तो एक बार फिर देख लेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जहांआरा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, और यह जहांआरा कोई और नहीं बल्कि शाहजहां की ही पुत्री थी। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी और आगरा में जामा मस्जिद इनकी पुत्री जहांआरा ने बनवाई थी। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, शालीमार बाग को श्रीनगर में किसने बनवाया था? तो पहला क्वेश्चन है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और फिर पूछा जाएगा कि शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था?
देखिए, अकबर ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, जिनमें से आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कब लड़ा गया था, तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। इसके बाद अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध भी किया 18 जून 1576 को, जिसमें उसने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। और उसने जो अंतिम युद्ध किया था, अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी थी, वह था असीमगढ़ का युद्ध, जो कि 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? असीमगढ़ का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1601 ईस्वी में। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अकबर को दफनाया गया था, अकबर को किस जगह दफनाया गया था? तो सिकंदराबाद के निकट अकबर को दफनाया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर को किस जगह अपनाया गया था? तो बाबर को आगरा के आराम बाग में, और इसके बाद उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में उसे दफनाया गया था। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे कि बाबर को सबसे पहले तो आगरा के आराम बाग में, इसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया था। और नेक्स्ट है आपका, बाबर का मूल नाम क्या था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने क्या कहा था कि आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि बाबर का मूल नाम क्या था। बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। तो ये थे आपके मुगल साम्राज्य से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसको मैंने टॉप 50 के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश की है। और आपने अगर वीडियो अंत तक देखा है तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, इसमें टॉप 50 नहीं बल्कि टॉप 100 से भी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, मैटर अच्छा लगा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और बस यही कहूँगी कि किसी भी कार्य को करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो अपने 2 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो खुद तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। धन्यवाद।